মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? তুমি কে আমি কে रजाकार रजाकार की बोलची सारी चार सड़कों पर आंदोलन करते स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेजेस बंद, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सेवाएं शट डाउन, देश भर में कर्फ्यू, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत, उग्र होता आंदोलन, कहीं बाग बंधु की मूर्ति तोड़ी तो कहीं मंदिर तोड़े गए। कैसे जल रहा है बांग्लादेश और क्यों हुआ तख्ता पलट? नमस्ते इंडिया। कौन जानता था इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और एक आंदोलन इतना बड़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या है इतिहास, कहां से आया ये रिजर्वेशन सिस्टम, क्यों हुआ ये आंदोलन और क्या है इसके पीछे के राज। 15 अगस्त 1947 भारत के आजादी के साथ पाकिस्तान भी अलग होता है। इस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान, जो एक्चुअल में आज पाकिस्तान है। सन 1948 पाकिस्तान सरकार ने उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया, पर पूर्वी पाकिस्तान में 90% आबादी बांग्ला बोला करती थी, जिससे उन लोगों में असंतोष फैल गया। 11 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में पहला इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में शेख मुजीबुर रहमान का चेहरा सामने उभर कर आता है, जो आने वाले समय में बांग्लादेश की आजादी की नींव रखने वाले थे। सन 1970 भोला साइक्लोन पूर्वी पाकिस्तान में तबाही मचाता है। करीब 3 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं, पर पाकिस्तान सरकार से पूर्वी पाकिस्तान को कोई विशेष मदद नहीं मिलती और 1970 में ही चुनाव में इसका प्रभाव भी दिखता है। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल की, पर पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी चीफ याहा खान इस फैसले को मानने से अस्वीकार कर देते हैं और पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया जाता है, जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग विद्रोह कर देते हैं। 25 मार्च 1971 याहा खान की देखरेख में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया जाता है, जिसका मकसद होता है सारे बड़े नेताओं को कुचलना ताकि विद्रोह खत्म किया जा सके। उनका प्लान था कि एक दिन में सभी नेताओं को मार दिया जाएगा, लेकिन मुक्ति वाहिनी की ताकत और भारत के समर्थन ने इसे नाकाम कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को वर्ल्ड मैप पर बांग्लादेश नाम से एक नया राष्ट्र जन्म लेता है। इस पूरी लड़ाई में 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सन 1972 को इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए बांग्लादेश सरकार 30% रिजर्वेशन अनाउंस करती है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर्स का 30% रिजर्वेशन आने वाले समय में आंदोलनों का मुख्य कारण बनता है। समय के साथ साथ इस रिजर्वेशन में बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। सन 2010 में ये 30% फ्रीडम फाइटर वाला रिजर्वेशन उनके एंसेस्टर्स के लिए भी बढ़ा दिया जाता है, जो एक चिंगारी का काम करता है। 2012-13 में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन किए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि शेख हसीना की सरकार 2018 में दबाव के कारण इस फ्रीडम फाइटर वाले आरक्षण को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2021 में एक देश इस पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व होता है और 7 लोग पिटीशन दायर करते हैं इस फैसले। सुर्खियां ये भी थी कि अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बनाता है सेंट मार्टिन नाम के एक आइलैंड के लिए, जहां पर वो अपने आर्मी बेस बनाना चाहता है और साथ ही बांग्लादेश को स्क्वाड में शामिल करना चाहता है। स्क्वाड चीन को रोकने के लिए एक संगठन है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया साथ में काम करते हैं। इन रोड इनिशिएटिव के लिए अहम माना जाता है, पर अमेरिका के बीच में शेख हसीना सरकार आ रही थी
इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका बांग्लादेश की स्पेशल फोर्स पे प्रतिबंध लगा देती है और बांग्लादेश चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं के वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके बाद शेख हसीना साफ तौर पर कड़ा विरोध करती है और यहाँ तक कहती है कि अमेरिका उनके देश में एक पपेट वाली सरकार बनाना चाह रहा है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट एक बार फिर से इस विवादास्पद आरक्षण को बहाल कर देती है, जिसके तुरंत बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार खुद से डिसाइड करती है कि वो फ्रीडम फाइटर थे या नहीं। इस तरीके से सरकार खुद के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। ये डिसीजन भारत में भी देखा जा सकता था, जहां पर ST/SC जाति आरक्षण में सब कैटेगरी वाइज ये आरक्षण दिया जाना था और ये सब कैटेगरी सरकार डिसाइड करने वाली थी। हालांकि इस पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट देती है और 30% रिजर्वेशन को 7% लागू कर देती है। इसके बाद से शेख हसीना की एक स्पीच वायरल होने लगती है, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? जिसके खिलाफ सड़कों पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट उतर आते हैं, ये कहते हुए अमी के तुमी के रजाकार रजाकार की बोलची सारी चार। इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो जाती है और वो शेख हसीना से इस्तीफे और माफी की मांग करने लगती है। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसक होने लगता है, जिसके लिए शेख हसीना सरकार पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर देती है। ये वही समय था जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने होती है। इस पूरे प्रोटेस्ट में 450 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। 5 अगस्त 2024 को ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो जाता है, हजारों की संख्या में लोग शेख हसीना के आवास पर मार्च करते हैं, जिस दौरान शेख हसीना अपना इस्तीफा देकर देश छोड़ देती है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पूरे देश में सरकारी इमारतों को आग लगाया जाता है, संसद भवन लूटा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, बाघ बंधु की मूर्ति तोड़ी जाती है और म्यूजियमों को भी तोड़ा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जामत इसमें अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। 8 अगस्त को इस अंतरिम सरकार को बना दिया जाता है, जिसका नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर यूसुफ कर रहे हैं। उनके साथ स्टूडेंट्स लीडर खालिद हुसैन, नादिर इस्लाम, आसिफ मसूद भी है। पर सवाल ये है कि क्या ये बांग्लादेश की संप्रभुता बचा पाएंगे या अमेरिका के इशारों पर सिर्फ कठपुतलियां बन के रह जाएंगे। इसी दौरान हिंदुओं पे अत्याचार हुआ जाता है, उनके घरों को आग लगाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, जिसके एवज में 9 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ मसूद अल्पसंख्यकों पर आक्रमण नहीं करने के साथ उनकी रक्षा की अपील करते हैं। अप्रैल को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक स्थान पर खड़े होकर हरे कृष्णा हरे राम और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की बात करते हैं और देश में पुनः भाईचारा स्थापित करने की बात। पर गोदी मीडिया और बड़े यूट्यूबर बस यही मीडिया पर परोस रहे हैं कि हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों में क्या सिर्फ हिंदू ही है, बौद्ध और ईसाई नहीं है? और वो 450 लोग जो मारे गए उनमें सारे हिंदू ही थे। टीआरपी और व्यू के लिए कितना नीचे गिरोगे? क्यों नहीं आप इंसानियत की बात करते हो? क्यों नहीं आपसी भाईचारे की बात करते हो? मैं मानता हूँ मंदिर नहीं तोड़े जाने चाहिए, किसी की श्रद्धा से नहीं खेलना चाहिए, और खासकर वो जिस मंदिर ने भोला साइक्लोन में हजारों लोगों को खाना खिलाया हो। पर कहाँ गई इंसानियत? क्या खाना इसलिए खिलाया गया था कि हम हिंदू हैं या इंसानियत के नाते? ये लोग इंसानियत पे बात क्यों नहीं करते? राम जी को मानने वाले लोगों ने कभी देखा है कि राम जी ने वानरों से भी भेदभाव किया हो? तो वो इंसानों से कैसे कर सकते हैं? सभी लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा, हिंदुओं से नफरत करना कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ो श्री राम नहीं कहता,
रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत की बात हो वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, चश्मा उतार कर देख मेरे भाई, सिर्फ हिंदुस्तान खतरे में। आप भी इसी तरीके की सोच रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।